करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके जुलाई सेट एग्ज़ाम में आने भी वाला है। ये कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट है जिसमें कम्युनिकेशन और उसके भाग कितनी तरह की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ये सारा इसी के अंदर पूरी एक ही वीडियो में ये सारा कवर हो जाएगा। मैं सब एक ही करके समझा रही हूँ, इसे ध्यान से समझना भी है, नोट भी करना है। जो कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ भी लेना है। पॉइंट 1, कम्युनिकेशन क्या होता है? इसको हम कहते हैं संवाद यानी बातचीत। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन यानी संवाद कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। पॉइंट 2, इसके 4 भाग होते हैं कम्युनिकेशन के: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। स्पीकिंग यानी सुनना, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना। तो इसके ये 4 भाग होते हैं जिनको मिलाकर कम्युनिकेशन होता है। तो तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रभावी संवाद। प्रभावी संवाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन एक दोहरी प्रक्रिया है। इसमें 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है तो सामने वाला दूसरा व्यक्ति उसको सुनेगा, तो ये दोहरी प्रक्रिया है। लेकिन जो 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं उन दोनों को आपस में जिस भी भाषा में बातचीत कर रहे हैं उन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन यानी संवाद प्रभावी संवाद कहलाएगा। नंबर 4, प्रभावी संवाद में 7 CS सिद्धांत। प्रभावी सिद्धांत के अंदर 7 CS का सिद्धांत है। इसमें 7 CS होते हैं। तो इनके किसका मतलब क्या क्या होता है मैं एक एक करके बताती हूँ। पहले C का मतलब है क्लियर, कि हमें जो भी बात करनी चाहिए वो क्लियर यानी साफ और स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। दूसरा C कंसाइज, संक्षिप्त, जो भी बात करें वो कम से कम शब्दों में बातचीत करें, यानी कि बातों को लंबा ना खींचें। नंबर 3 करेक्ट, यानी जो भी बात हम करें वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 कंक्रीट, ठोस, जो भी बात कर रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए, यानी कहने का मतलब यह है कि बिना मतलब की बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 कोहेरेंट, तर्कसंगत, यानी कि जो भी बात हम बातचीत में बात कर रहे हैं वो तर्क संगत होनी चाहिए, यानी तर्क के आधार पर उचित होनी चाहिए, उसको कोई भी गलत ठहरा ना सके। नंबर 6 कंप्लीट, यानी जो भी हम बातचीत करें वो पूरी होनी चाहिए, आधी और अधूरी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलता। नंबर 7 कोर्डियस, यानी कि जो भी हम बातचीत करें बातचीत में संवाद में वो विनम्र तरीके से बातचीत करनी चाहिए, यानी जो हमारा बात करने का तरीका है, लहजा है, वो विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन 3 प्रकार के होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नॉन वर्बल जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और विजुअल जिसमें हम दृश्यों को, पिक्चर्स को देखकर आइडिया लगाते हैं कि सामने क्या कहा गया है। नंबर 6 प्रभावी करने वाले कारक, यानी कम्युनिकेशन को, हमारी बातचीत को, संवाद को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 है भाषा। भाषा का मतलब है कि जो 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर उन दोनों को भाषा, एक ही भाषा में बातचीत करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की भाषा समझ में आ जाएगी, बातचीत समझ में आ जाएगी। अगर वो एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ हैं, यानी उन्हें एक दूसरे की भाषा नहीं आती, यानी एक व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है, दूसरा पंजाबी में बोल रहा है, या एक व्यक्ति सिंधी में बोल रहा है, दूसरा कन्नड़ या मलयालम में बोल रहा है, तो उन दोनों को आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगी। तो भाषा का कम्युनिकेशन पर, संवाद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नंबर 2 पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव, कभी कभी हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं, तो वो भी हमारी भाषा में, भाषा को प्रभावित करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हैं या पास्ट में जैसा हो वो अभी ऐसा हो,
किसी व्यक्ति का नेचर पहले अलग हो लेकिन प्रेजेंट में हमें वो मिल रहा हो तो उसमें चेंज आ गया हो, तो इससे भी हमारी बात पर फर्क पड़ता है। नंबर 3, पूर्व धारणा। हम किसी के बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जैसे कोई नए एग्जाम्पल के लिए नया टीचर आया है, वो दिखने में लुक वाइज ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, डांटने डपटने वाला है, लेकिन जब हमारी उससे बातचीत होती है तो हमें लगता है नहीं, हमने तो गलत सोचा था, ये टीचर तो बहुत अच्छी है, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो हम कई बार पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में, वो भी हमारी बातचीत पर प्रभाव डालती है, तो वो भी गलत हो सकती है। नंबर 4, भावनाएं, फीलिंग्स भी हमारी बातचीत पर बहुत प्रभाव डालती है। फीलिंग्स में आकर भी हम कई बार बातचीत चेंज हो जाती है। नंबर 5, पर्यावरण यानी वातावरण, पर्यावरण भी हमारी बातचीत पर प्रभाव डालता है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग पर्यावरण होता है, वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों की भाषा अलग अलग होती है, तो वो भी प्रभाव डालती है। नंबर 6, निजी आदतें का मतलब ये है कि किसी इंसान की रुचि किसी चीज़ में होती है, दूसरे की हो सकता है किसी और चीज़ में हो, तो जिसकी जिस चीज़ में रुचि होगी वो तो उसी तरह की बातचीत करना पसंद करेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की अगर रुचि या आदतें उसमें हैं तो उनकी बातचीत अच्छी होगी। लेकिन एक व्यक्ति की रुचि डांस में है, दूसरे की ड्राइंग में है, अगर उनकी बातचीत होगी तो वो अलग तरीके की बातचीत होगी। एक की रीडिंग में है, दूसरे की राइटिंग में है, तो उनकी भी अलग अलग बातचीत होगी। किसी का शौक अलग अलग होते हैं तो वो भी उनकी बातचीत को प्रभावित करते हैं। नंबर 7 है संस्कृति। हर धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, हर लोगों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो जिसकी जैसी संस्कृति होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी कम्युनिकेशन यानी संवाद होता है। ये भी हमारी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे एक हिंदू फैमिली है, उनके रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, कल्चर अलग होगा। एक मॉडर्न फैमिली है, उनकी धर्म, कल्चर, संस्कृति अलग होगा। एक क्रिश्चियन फैमिली है, उनका अलग होगा, और एक सिख फैमिली है, उनका अलग होगा। तो जैसे उनके धर्म होंगे, रिलीजन होंगे, संस्कृति होगी, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनकी बातचीत, उनके देवी देवता या उनके धर्म या उनके घर की आदतें, जो परंपराएं हैं वो सब अलग होगी, वो उनके अकॉर्डिंग ही उसमें बातचीत करेंगे। तो सबके अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारी बातचीत पर प्रभाव डालते हैं। पॉइंट नंबर 7, संवाद के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इसके 5 भाग हैं। सेंडर, जो मैसेज को भेजता है, बातचीत में भेजने वाले को हम क्या कहते हैं? सेंडर। दूसरा है मैसेज, सेंडर क्या भेजेगा? मैसेज यानी सूचना, उसके पास कोई बात, कोई सूचना होगी तभी तो वो भेजेगा। तीसरा है चैनल, चैनल का मतलब माध्यम, किस माध्यम से वो सूचना भेज रहा है, बाय ईमेल, बाय फोन, बाय फेस टू फेस, किस माध्यम से भेज रहा है, उसको हम कहते हैं चैनल। और चौथा है रिसीवर, जो व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे हम कहते हैं रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला। भेजने वाला मैसेज यानी सूचना, चैनल जिस माध्यम से भेजा जा रहा है, और रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला जो मैसेज को प्राप्त कर रहा है। फीडबैक, लास्ट में आता है फीडबैक। जब सेंडर ने मैसेज को भेज दिया, जिस माध्यम से भेजना था उस माध्यम से भेज दिया, रिसीवर ने उस मैसेज को प्राप्त कर लिया, अब फीडबैक, वो उस मैसेज को सुनेगा, समझेगा, उसके बाद वो अपना जवाब भी तो देगा सेंडर को कि उसे वो बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। अगर आ गई है तो अपना फीडबैक देगा, नहीं आई है तो कहेगा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ तो वो रिप्लाई करेगा, उस रिप्लाई को हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, संवाद एक दोहरी प्रक्रिया है। संवाद हमेशा एक दोहरी प्रक्रिया होती है, इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। कभी भी एक व्यक्ति की बातचीत को हम कम्युनिकेशन नहीं कहते, वो पर्सनल स्पीच या पर्सनल टॉक में आ जाती है। जैसे भगवान से हम प्रे करते हैं कि हे भगवान आज मेरे लिए आज का दिन अच्छा हो, या हे भगवान कुछ ऐसा कर दो, तो हम भगवान जी से बातचीत करते हैं, तो वो आ जाती है हमारी पर्सनल स्पीच या पर्सनल टॉक, लेकिन उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। कम्युनिकेशन में हमेशा ये एक दोहरी प्रक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 9,
संवाद का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम संवाद? कोई बताएगा बेटा, संवाद क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है संवाद करना? बिना संवाद के काम नहीं चल सकता क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं चल सकता है। संवाद का महत्व ये है, इसका पहला काम है सूचना देना, किसी को सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना कि कोई भी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जो कि जरूरी है। दूसरा, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपना कहते हैं ना कई लोग अपना रंग जमाने के लिए, प्रभावित करने के लिए भी बातचीत करते हैं, दूसरों पर अपना इफेक्ट डालने के लिए। तीसरा, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम बातचीत करते हैं। नंबर 4, योजना बनाना। हम अपनी कोई किसी काम को, बिजनेस को, व्यापार को लेकर योजना बनाते हैं, तो बना के उसको बताएंगे भी तो सही, ऐसा थोड़ी अपने अंदर ही मन में रख लेंगे। उस योजना को बनाकर लोगों को सुनाना, बताना कि मैंने इस काम को करने के लिए ये योजना बनाई है, तभी हम बातचीत करते हैं। नंबर 5, दूसरों को समझना। इसमें हम अपना तो करते ही एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को सूचना देते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को, भावनाओं को, दूसरों को भी हम समझते हैं। किस माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी संवाद के माध्यम से। 10वां पॉइंट, संवाद की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम संवाद कर सकते हैं? पहली है फेस टू फेस, यानी आमने सामने बैठकर, जैसे मैं तुम्हारे सामने कर रही हूँ, है ना, फेस टू फेस। पहली है फेस टू फेस, यानी आमने सामने बैठकर। सेकंड है ईमेल। ईमेल, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कहीं भी हमें किसी को भी मैसेज भेजना है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हो, हम विदिन 1 मिनट उसको ईमेल के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं लिखकर, जो भी हम भेजना चाहें। तो ईमेल भी एक जरिया है जिससे हम बातचीत करते हैं। नंबर 3, मैसेज। नॉर्मल फ़ोन में मैसेज टाइप करके भी हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चौथा है नोटिस। किसी को हमने सूचना देनी है, देखो ये है नोटिस बोर्ड, इस पर हमें किसी को सूचना देनी होती है तो इस पर हम नोटिस बोर्ड लगा देते हैं। ये पब्लिक के लिए होती है, या किसी संस्था में जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन सबको सूचना देने के लिए होता है नोटिस बोर्ड। उस पर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाकर हम सूचना देकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 5 है मीटिंग्स। कहीं पर कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, तो वो अपने व्यापार को चलाने के लिए मैनेजर से, वर्कर से, पीएन से, गार्ड से, स्वीपर से, सबसे कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? वो मीटिंग अरेंज करेगा, मीटिंग बुलाएगा, उसको जो भी उनसे काम करानी है तो वो उनसे अपने काम को बताएगा कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे तब तक ये काम चाहिए। तो मीटिंग के जरिए ही बात होगी, और उसमें भी बातचीत ही मेन जरिया है, जिससे ये वो अपनी बातचीत के जरिए ही अपना काम करवाएगा। बातचीत के बगैर काम नहीं चल सकता। पॉइंट 11, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें लिखित रूप, कम्युनिकेशन का लिखित रूप होता है, जैसे कि SMS, किसी को हम मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कोई फाइल बनाकर भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाकर भेज सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बुक्स भेज सकते हैं, नोट्स बनाकर भेज सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर। इसके जरिए भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है 12, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? बहुत बड़े लेवल पर, वाइड लेवल पर लोगों से बातचीत करना। जैसे नेता जब भाषण देते हैं जनता को, खूब सारी जनता इकट्ठी होती है ना, उसको भी हम पब्लिक स्पीकिंग में कह सकते हैं। या कोई टीचर क्लास को पढ़ाता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो वो भी क्या हो गई? पब्लिक स्पीकिंग हो गई। अब पब्लिक स्पीकिंग में एक सिद्धांत आता है 3PS सिद्धांत। पब्लिक स्पीकिंग में एक सिद्धांत आता है 3PS सिद्धांत। 3PS सिद्धांत का क्या मतलब है? पहले P का मतलब है प्रिपेयर, किसी भी काम को करने के लिए उसकी तैयारी करना। दूसरा P है प्रैक्टिस, जो हम काम करना है हमें उसकी प्रैक्टिस करना, यानी अभ्यास करना। और तीसरे P का मतलब है परफॉर्म, उसका जाके प्रस्तुतिकरण करना। अब मुझे यहाँ पर तुम्हें पढ़ाना होता है, तो पहले मैं घर पर उसकी प्रिपेयर करती हूँ, उस नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ, फिर प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे पढ़ाना है, कौन से तरीके से पढ़ाना है ना। फिर परफॉर्म, फिर आकर क्लास में तुम्हें अच्छे ढंग से समझा देती हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाता है, तो वो होता है परफॉर्म। परफॉर्म करना, प्रस्तुतिकरण करना।
जो भी तुम्हें पढ़ाना है, करना है, समझाना है। 13 पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना शब्दों के बातचीत। अब बिना शब्दों के बातचीत कैसे होती है, इसके भी कई सारे तरीके हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे के हाव भाव। हम चेहरे के हाव भाव के द्वारा भी बातचीत करते हैं। जैसे किसी की तरफ गुस्से से आंख दिखाना, यानी इससे पता चल जाता है ना कि सामने वाला बंदा गुस्से में है ना, शरारत नहीं कर रही है ना, पता चल जाता है ना। और स्माइल कर देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है भैया आज इसका मूड अच्छा है ना। तो चेहरे से भी हमारे हाव भाव का पता चलता है। नंबर 2 बॉडी लैंग्वेज, हाथ हिलाना, इशारा करना, है ना। जैसे मैं कई बार कहती हूँ इधर आओ, चेयर ले आओ, पेन दो, या कुछ भी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैर हिलाकर बातचीत करना, इसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। इसके जरिए भी हम अपनी बातचीत करते हैं, लेकिन इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता। ठीक है। तीसरा है पोस्चर। पोस्चर यानी बॉडी पोस्चर, खड़े होने का तरीका। अगर बंदा सही हालत में है, सही कंडीशन में है, तो बिल्कुल ठीक हालत में सही तरीके से खड़ा होगा। लेकिन वो दुखी है, परेशान है, जैसे घुटनों पे बैठ जाना, हार को दर्शाता है या थकेपन को दर्शाता है कि व्यक्ति थका हुआ है। तो बॉडी पोस्चर से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति सामने वाले की हालत क्या है। चौथा है टच यानी स्पर्श। कई बार बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, हम सिर पर या कमर पर हाथ लगाकर टच करके शाबाशी देते हैं ना, मुंह से नहीं बोलते, लेकिन कमर पर हल्की सी थपकी देके शाबाशी देते हैं। तो टच उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन, ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है। आई कांटेक्ट, आंखों से बातचीत करना, है ना। तो आई कांटेक्ट के द्वारा भी हम बातचीत कर देते हैं। गुस्से से देखना, जिससे सामने वाले को पता चल जाए गुस्से में है, या नॉर्मली खड़े होते हैं, आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि सामने वाला हमारी बातचीत को ढंग से सुन रहा है या नहीं। आई कांटेक्ट से ही हमें पता लगता है। नंबर 6 पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज में अपने वॉल्यूम को मंदा यानी धीमा या तेज कर देना। कोई व्यक्ति खुशी में है तो उसकी जो वॉल्यूम है, बात करने का वॉल्यूम, वो तेज हो जाता है खुशी के मारे, उत्साह के मारे, है ना। लेकिन कोई दुखी होता है व्यक्ति तो उसका वॉल्यूम धीमा हो जाता है। कुछ भी बात करेगा वो बहुत धीरे से करेगा, बहुत धीरे से, जिससे सामने वाला समझ जाता है कि जरूर ये परेशान है। तो ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके थे। जो विजुअल कम्युनिकेशन है, दृश्य संवाद, वो भी इसी के अंदर ही आता है। दृश्य संवाद ये भी इसी के अंदर आता है, लेकिन इसमें कहीं पर हम जाते हैं, रास्ते में चित्र बने हुए होते हैं, जैसे रेलवे की पटरी बनी हुई है, इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे रेलवे की पटरी है, तो हमें जो व्हीकल क्रॉस करना है वो ध्यानपूर्वक करें। या कहीं पर फायर का चित्र बना होता है और ऊपर क्रॉस लगा होता है, तो इससे हमें लगता है कि हमें वहाँ पर आग नहीं जलानी, धूम्रपान नहीं करना, या पब्लिक वॉशरूम बने होते हैं, वहाँ पर या तो ही और शी लिखा होता है या लेडीज जेंट्स का चित्र बना होता है, तो वहाँ कोई हमें बताने वाला नहीं खड़ा होता कि किसके लिए है। वो उस चित्र को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये किसके लिए है, लेडीज़ के लिए है या जेंट्स के लिए है। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा लेते हैं। ये भी सारे कम्युनिकेशन के ही तरीके हैं। लास्ट आता है 15 पॉइंट फीडबैक। हमने जो इतनी बातचीत की है, अगर वो सामने वाले को समझ आ जाती है तो वो उसका रिप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपसे सबसे पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने इतना कुछ समझाया है, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया? हाँ, तो ये मेरा फीडबैक है मेरे लिए कि तुम लोगों को मैंने जो समझाया है वो समझ में आ गया। फीडबैक तो बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीडबैक, प्रतिपूर्ति। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।